हेलो। 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 नमस्कार दर्शकों, मुद्दे की बात में आज हम एक खास कार्यक्रम लेके आए हैं, विशेष परिचर्चा। हालांकि रोज आप किसी न किसी प्रत्याशी का 1-to-1 इंटरव्यू देख रहे थे, जवाब सवाल सुन रहे थे, लेकिन आज असली मुद्दा तो आज है। हमारे देश की राजनीति में कैसे हो सुधार, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। और हमारे साथ दो जो खास मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आप सबको करवा देता हूँ। यूँ तो दोनों ही नेता राजनीति से पुराने जुड़े रहे हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन आजकल राजनीति से ज़्यादा दोनों ही सोशल एक्टिविस्ट हो गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजनीति पे इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ भी है और क्या सुधार होना चाहिए राजनीति में, ये इनसे बेहतर शायद हमें कोई दूसरा बता नहीं सकता। इसलिए हमने इन दोनों मेहमानों को विशेष रूप से आमंत्रित किया और इन दोनों ही मेहमानों ने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए हम इन दोनों मेहमानों के खास रूप से शुक्रगुजार हैं। तो चलिए कराते हैं तारुफ। यूँ तो ये दोनों ही हमारे कटिहार, सीमांचल और बिहार में परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन तारुफ कराना एक औपचारिकता है, तो वो मैं करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे जन स्वराज से जुड़े हुए कोर कमेटी के सदस्य और उससे ज़्यादा एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण शर्मा, आपका सत्यनारायण जी हमारे इस विशेष परिचर्चा में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, संघर्षशील, जुझारू, आंदोलनकारी, लोगों के भलाई के लिए जेल जाने वाले, लोगों के लिए पुलिस की मार खाने वाले, अक्सर आप इनको विस्थापित परिवारों के लिए संघर्ष करते हुए देख चुके हैं, तो आप समझ ही गए होंगे, ये वही पुराने सोशल एक्टिविस्ट विक्टर झा। विक्टर झा, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष परिचर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी कि आपने जो आज का मुद्दा बनाया है कि राजनीति में कैसे सुधार हो, इस पे परिचर्चा करने के लिए आपने मुझे आमंत्रण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं दोनों मेहमानों से कहना चाहूँगा कि आज की राजनीति का स्तर जिस कदर गिरता जा रहा है, धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, लड़ाई की राजनीति, उधर देखिए SIR के द्वारा वोट चोरी के आरोप, कल राहुल गांधी ने दिल्ली में जो सबूत पेश किए वो डेमोक्रेसी पे उसको हमला माना जा रहा है। और भी इतना ही नहीं, टिकटों की खरीद बिक्री के आरोप, प्रत्याशियों को टिकट न मिलने पर दूसरी पार्टियों में जाने के आरोप, विचारधारा का अस्थिर नहीं होना, टिकट और पैसे के लिए विचारधारा को पलक झपकते ही बदल देना, एक बार जीत गए, लोगों ने समर्थन दे दिया तो उस विचारधारा को ठोकर मारकर दूसरी पार्टी में चले जाना। आप ऐसी कई विसंगतियां हैं जो आज की राजनीति को निश्चित रूप से नीचे गिरते हुए देख सकती है। और जो उसके उदाहरण भी हैं ये विसंगतियां। हम इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने आए हैं और हम साथ में आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस राजनीति में सुधार कैसे हो, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी अपने विचार जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले सत्यनारायण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लगातार देख रहे हैं कि टिकटों की खरीद बिक्री होती है, पैसे के चलते बड़े बड़े नेता अपने जो संघर्षशील, जो झोला ढोने वाले कार्यकर्ता उसको टिकट नहीं देते हैं, पैसे के बल पर एक नए कार्यकर्ता को टिकट दे देते हैं। दूसरा, टिकटों के लिए, सीट के लिए, बंटवारे के लिए मारामारी, लोगों की ज़रूरत को नहीं समझना, अपनी आकांक्षाओं को आगे रखना, फ्रंट पे रखना, इस सब को आप कैसे देखते हैं? देखिए ललित जी, जहाँ तक कि इन विसंगतियों के बारे में आपने जो बताया है, पिछले 2-3 दशकों से हम लोगों को ये इस तरह की विसंगतियाँ देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल पूर्व मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, कभी राजनीति में मैंने कदम नहीं रखा था। इन विसंगतियों से मैं लोगों को बता दूं कि 3 साल पहले जनसुराज से जुड़ने के पहले
शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी पूरे सोशल एक्टिविस्ट थे। इनके पिताजी लेकिन बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, कटिहार के माने हुए सज्जन शर्मा जी, और अपने समय के वे राजनीति में माहिर माने गए थे। चलिए, हाँ, आप आगे अपने विचार रखिए। 3 साल पूर्व जब मैं इन विसंगतियों से अपने आप को बहुत परेशान पा रहा था, फिर मैं अचानक प्रशांत किशोर जी जनसुराज अभियान लेकर के आए, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। जिन विसंगतियों की आप चर्चा कर रहे हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए ही जनसुराज अभियान लाया गया था, और शायद 3-4 दशकों में पहला चुनाव बिहार में आज ऐसा देखने को मिल रहा है जिस चुनाव में मंडल कमंडल गायब है, जाति धर्म गायब है, और पलायन, रोजगार, शिक्षा पर बातें हो रही है। पिछले 3-4 चुनाव में आपने भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के एक मामूली विधायक सांसद भी जाति धर्म और मंडल कमंडल की ही चर्चा किया करते थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा है कि मैं ऐसे आपको दोबारा छठ के बाद दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, आप बिहार में ही रहेंगे, मैं आपको बिहार में रोजगार मुहैया कराऊंगा। छोटी छोटी पार्टियां भी इसी विजन को लेकर काम कर रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार घुसपैठिए के मुद्दे पे बने हुए हैं। जबकि मैं आपको असलियत बता दूं, बिहार में जो SIR हुआ है, उस SIR में गृह मंत्री जी एक भी घुसपैठिया नहीं निकाल पाए। यहाँ तक कि अररिया और किशनगंज जैसे मुस्लिम बेल्ट इलाकों में भी वहाँ के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि नॉट ए सिंगल घुसपैठिया फाउंड इन दिस एरिया। देखिए, जहाँ तक FIR का सवाल है, मैं आपको सही नहीं मानता। आपने शायद बीच में चर्चा सुनी थी, प्रशांत किशोर जी की कलकत्ता के वोटर लिस्ट में भी नाम है, और करगहर रोहतास में भी नाम, भोजपुर में भी नाम है। तो अगर FIR सही तरीके से हुआ होता तो 2 जगह नाम नहीं होना चाहिए उनका। और घुसपैठियों पर जहाँ तक सवाल है, आपको याद होगा किसी भाजपा की सरकार में नोटबंदी की गई थी 2017 में। उसमें भी यही कहा गया था कि काफ़ी मात्रा में आतंकवादियों के पास जाली नोट है, और आंकड़ा निकल के आया था जितने हिंदुस्तान में प्रिंट किए सरकार के द्वारा अधिकृत नोट थे, जारी किए हुए नोट थे जी, उतने वापस ही नोट निकल के आए थे। तो मेरा ये कहना कि आप क्या आज की राजनीति से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि सही है या नहीं, इसमें गलतियां हैं, विसंगतियां ठीक होना चाहिए? बिल्कुल विसंगतियां हैं, और विसंगतियों को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने जनसुराज अभियान शुरू किया, जो एक पार्टी की शक्ल ले चुका है। और निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को तो हम लोगों ने सुधार, अपने मुंह पर लगाम लगाने के लिए सुधार किया है, लेकिन जनता के बीच हमारी बात कहाँ तक पहुँची है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से जनता के पास भी हमारी आवाज़ पहुँची होगी, और बहुत जल्द आने वाले समय में इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जनसुराज अभियान सफल होगा। हम अब हमारे दूसरे मेहमान विक्टर झा के पास चलते हैं। विक्टर, आप बताएं कि जिन विसंगतियों की बात मैंने की है, टिकटों को पैसे पे बेचना, नेताओं को द्वारा बेचना, नए लोगों द्वारा खरीदना, सीट के लिए लड़ाई करना, धर्म और जाति की राजनीति करना, मुद्दों से भटकना, ये कैसी राजनीति है? आप तो एक अच्छे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और विस्थापित परिवारों के लिए आपने लंबी लड़ाई लड़ी है। इसका कुछ फ़ायदा भी दिखा है। कुर्सेला बरारी क्षेत्र में लोगों को ज़मीन भी मिली। कितनी कारगर है ये तो बात की बात है, लेकिन सरकार का ध्यान आपने खींचने में सफलता पाई। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बताएं कि राजनीति की ये विसंगतियाँ, ये जो दोष हैं, जो गिरती हुई राजनीति है, इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले चीज़ है क्या, जो 2025 का इलेक्शन अभी हो रहा है, वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो कोई भी दल, जदयू हो, महागठ, जो 2 प्रमुख दल है, इस प्रमुख दल में और इनके जो घटक दल हैं, तमाम लोग टिकट जो है धनबल और बाहुबल के आधार पे बेच रहे हैं। और आप देखेंगे इसमें एक और दुष्परिणाम आप देखेंगे 14 तारीख के शाम के बाद, कि जो भी छोटे घटक दल हैं, जैसे VIP हो गया, LJP-R हो गया, या फिर VIP हो गया, ये तमाम लोग के जो चुन के लोग विधायक आएंगे,
एक हॉर्स ट्रेडिंग उस दिन भी होगा जो और शर्मसार करेगा इस राजनीतिक व्यवस्था को। तो मेरा मानना है कि जो हम बिहार है, बिहार में ये जयप्रकाश नारायण की भूमि है, जहाँ के हमारे जो है इस चीज़ से शिक्षा लेना चाहिए हर राजनीतिक दल को। और ये आने वाले इसका एक अगर आप कहेंगे कि रेडिकल चेंजेस कैसे होगा, तो हर दल में जो कार्यकर्ता है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी में कोई कार्यकर्ता है तो उनको ये सबसे पहले विरोध करना चाहिए। जदयू में कोई विरोध अगर है तो जैसे अभी राजद में है, बहुत से लोग अगर टिकट कोई बेच दिया या किसी और घटक दल को अगर सीट दे दिया तो इसका विरोध उसके पार्टी के जो वर्कर हैं जब तक वो नहीं करेंगे तो पब्लिक का क्या है ना कि पब्लिक तो इलेक्शन मोड में जब आता है तो पब्लिक जो बेरोजगार युवक होते हैं वो अधिकतर जो है 500 रुपया का रोज़ और 2 लीटर पेट्रोल में अपने अंदर का जो भगत सिंह है, आपके ने अंदर का जो अशफाकुल्ला खान है, अपने अंदर का जो 4.5 साल जिस चीज़ का विरोध करते हैं, जो रोड पे चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो लाठी खाते हैं, वही लोग आप देखेंगे कि उसी दल के नेता के यहाँ जाके पेट्रोल भरवा लेता है, उसी दल के नेता के यहाँ गुणगान करता है, झगड़ा लड़ाई कर रहा है। और उनको ये पता नहीं होता है कि इलेक्शन के अंतिम दिन जो ये व्यवस्था बन रहा है, ये जो व्यवस्था उसके लिए बनाया गया है पैसा और पेट्रोल का, ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा। तो ये बिहार की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है। ये राजनीतिक चिंतकों को खास करके आप जैसे मीडिया कर्मियों को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमको लगता है कि जब तक हर दल के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उस दल के, वो जब तक खुलेआम विरोध नहीं करेगा तब तक ये व्यवस्था नहीं बनेगी। हाँ, जैसे कि प्रशांत जी आए थे 3 वर्ष पूर्व बिहार में, हमको लगता था कि एक जो रेडिकल चेंजेज होगा, जैसे उन्होंने कहा था कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास कितना धन है, कितना बल है, आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर समाज के लिए कुछ किए हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं हूँ आपके लिए, ऐसा लग रहा था। और हम जैसे लोग बिहार में ऐसे बहुत से लोग युवा हैं जो बिहार को बिहार के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी या तो उनके रणनीति का कहीं ना कहीं फेल्योर है, या फिर उनके इर्द गिर्द जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं उनके रणनीति में बहुत बड़ा चूक हो गया। और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जो हम जैसे एक्टिविस्ट हैं जो पॉलिटिकल को चेंज करना चाहते हैं, इनके अंदर जो निराशा जो घर की है, तो आने वाले कितने दिनों में इनका भरपाई होगा ये कहना मतलब जो है जल्दबाजी होगा। विक्टर झा जी, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा आपको। डॉक्टर, हमारी बिहार की धरती सिर्फ जयप्रकाश नारायण जैसे बेटे को पैदा नहीं की है, बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ की संतान हैं जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा पहला ज्ञानी राष्ट्रपति भी बिहार की धरती ने पैदा किया है जी। नहीं, हम जयप्रकाश नारायण जी का इसलिए नाम उद्धृत किया स्पेशली, वो अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल चेंज जब आज़ादी के बाद आप देखेंगे, जब देश आज़ाद हुआ और उसी पार्टी से जिस जयप्रकाश नारायण को जिस पार्टी को बनाया उन्हीं के खिलाफ खड़ा हुए, ये एक उदाहरण है। मेरा कहना है कि जब जब देश को जरूरत पड़ती है जी, बिहार का ही वो कोई बेटा आगे आता और पूरे देश को बदल देता। जी, निश्चित तौर पे। जैसे आज का देखिए कि राजनीति में इस बार और एक चीज़ नया ट्रेंड मिला है कि हर राजनीति के जो नैरेटिव सेट है, कि जैसे आप देखेंगे राजद में एक अलग, अब राजद का जो नैरेटिव है, राजद का जो डॉक्यूमेंट्री विजन है, वो कोई भोजपुरी का राइटर, भोजपुरी का सिंगर सेट करता है। अब जैसे देख लीजिए, आज एक गाना सुन रहे थे कि कमल वाली बटन पे दबेबू की तीर वाली निसनिया रे, नया नया कनिया बानी वोट देहब ललटनिया पे, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। कोई देखिएगा भोजपुरी गाना में अभी चल रहा है कि दले वाला गाल न हो रे, ये राजद के माल हो रे। तो ये सब जो राजद वाला को जो है ना, इसका विरोध करना चाहिए। राजद वाले के जो राजद के कार्यकर्ता हैं उसको केस करना चाहिए ऐसे सिंगरों पे कि ऐसे बिहार में और ऐसे राजद के छवि को खराब कर रहा है। अब जैसे प्रशांत किशोर के विषय में बहुत से सिंगर गा रहे हैं कि घरे घरे चर्चा और गली गली में शोर है, बिहार में अगला सीएम प्रशांत किशोर है।
तो ऐसे राजनीतिक जो भोजपुरी के गायक हैं, जब आपके दल का नैरेटिव सेट करेंगे तो कहाँ से बदलाव होगा? इसका विरोध हर स्तर पे होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैं बात कर रहा था जॉर्ज फर्नांडिस की, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे, वो भी बिहार से ही जुड़े रहे। तो आगे हैं, अभी हम बात करते हैं वोट चोरी को लेकर, जो बिहार पे कल राहुल गांधी ने जो दिल्ली में खुलेआम आरोप लगाया सबूतों के साथ कि हरियाणा सरकार पूरी फर्जी है, चोरी की सरकार है। कर्नाटक में भी सबूत दिए उन्होंने, बिहार के बारे में बताया कि यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। तो वोट चोरी मुद्दा लोकतंत्र के लिए कितना घातक है? सत्यनारायण शर्मा जी, आप बताएं। नहीं, लोकतंत्र में तो घातक है ही वोट चोरी, मतलब, लेकिन वोट चोरी की परिभाषा अलग अलग है। अभी जिस मुद्दे पर वोट चोरी बताया जा रहा है वो मुद्दा सिद्ध नहीं हो पाया है, वोट चोरी का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। हालांकि राहुल गांधी जी ने कई तरफ से सबूत देने का प्रयास किया है, लेकिन ने सबूत दिए हैं तो सिद्ध कैसे होगा, आप बताएं। जांच कमेटी बैठेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कोई ज़्यादा सुनवाई होनी नहीं है। जनता के सामने जितने सबूत होने चाहिए थे बाकायदा रिकॉर्ड पे उन्होंने दिए हैं। चुनाव आयोग चुप है, ज्ञानेश कुमार जी ने कह दिया सब फर्जी है, लेकिन कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कोई चुप, सारी जगह चुप्पी है, मौन है। लेकिन आपका यह कहना बिल्कुल सही है, चिंतनीय विषय है। आखिर में वोट चोरी सिद्ध होंगे कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने। सभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जनता के मन में चिंताएं बरकरार है, पर आखिर में कहाँ जाए जनता? क्योंकि सही चीज़ की जानकारी जनता को मिलेगी कहाँ से? ये बात बिल्कुल सही है, सोचनीय विषय है, चिंता की बात। इसी मुद्दे पर जो वोट चोरी का मुद्दा है, विक्टर झा, आपका क्या विचार है? देखिए, इसमें हमारा स्पष्ट विचार है कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और हर इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन अपने अपने ढंग से जो है मूल्यांकन करती है, इसमें एडमेंडमेंट करती है। तो रहा बात, जैसे आपने कहा कुछ देर पहले कि इंट्रूडर्स जो है हमारे सीमांचल में नहीं है, ये बाज़ाब्ते कमिश्नर ने अनाउंस किया। तो हमारे कहने का मतलब दो बात है, एक तो इंट्रूडर्स नहीं है, और इंट्रूडर्स जो हैं, जैसे कि हमारा सीमांचल में है, अगर पहले हम, चूँकि मेरा उम्र भी जो है 45 वर्ष हो रहा है, और ये जो जनसंख्या वृद्धि हुआ है सीमांचल में, जिस एरिया से हम आ रहे हैं, मनिहारी से, किशनगंज वगैरह से, तो ये जो जनसंख्या जो बढ़ा है, आखिर कुछ न कुछ तो इंट्रूडर्स आए हैं। लेकिन जब तक आप किसी को ये जो है साबित नहीं कर देते हैं कि ये इंट्रूडर्स कहाँ के हैं, क्या ये जनसंख्या का अत्यधिक वृद्धि के कारण हुआ है, या कहीं ने इंट्रूडर्स बाहर से, बांग्लादेश, नेपाल या किसी और देश से आए हैं, तो ये जो है कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन आपके माध्यम से हम एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं, एक इंडियन होने के नाते ये मेरे भी दिल में कहीं ना कहीं टिस मारता है कि इस जो क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र है, या फिर यूँ कहें कि पूरे भारत में घुसपैठिए इंट्रूडर्स का जो है आ रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए? ये तो बीजेपी शासित सभी राज्य है, उस पर एक जो है ठोस पहल होना चाहिए। और भारत में जो भी लोग हैं, वो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी धर्म के लोग हैं, जो भारतीय हैं वो भारतीय हैं। जो संवैधानिक दृष्टिकोण से संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हर राइट्स उसको समान रूप से मिलते आ रहे हैं। अगर ये कोई कह रहा है, राहुल गांधी, कि किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे विभेद हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, चोरी का आरोप लगाया, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। चूँकि राहुल गांधी जो हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सा आरोप लगाते हैं जो निराधार रहता है, ये पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह जाता है। हमको लगता है कभी कभी उसी का फ़ायदा लेके ये जो बीजेपी वाले हैं और नैरेटिव सेट करते हैं। चूँकि अभी जैसे आप देखेंगे SIR के मुद्दे पे पूरे बिहार में भ्रमण किया, उसका आउटकम क्या निकला? आउटकम तो कुछ नहीं निकला। मेरा ये कहना है कि आउटकम कैसे निकलेगा? सारी संवैधानिक संस्थाएं कब्जे में है केंद्र सरकार की। तो आप आज के और सुन लीजिए, जहाँ तक मीडिया का रोल है, मीडिया भी दो भागों में बट गया है, आपको भी पता है जी। तो कैसे निकलेगा आउटकम कैसे निकलेगा? आपकी क्या सलाह होनी? अच्छा, आप एक बात बताइए ना, कोई आप सलाह दीजिए कैसे निकलेगा। मेरे कहने का मतलब, मेरा जो जवाब था उसी में जो सलाह है कि निश्चित तौर पे भारत में, भारत के जो नागरिक हैं
वो भारत के नागरिक कि अगर बाहरी कोई आ रहा है तो उस पर ठोस पहल होना चाहिए। कौन करेगा? केंद्र सरकार लाए, और कौन लाएगा? गृह मंत्रालय का काम है। हाँ, वही तो समझ में नहीं। देखिए, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। अगर वो इस घुसपैठिए का नाम लेके, देखिए ये है क्या, जैसे कि आप अगर कोर्ट में जाएंगे ना तो सांप दिखा के शिलाजीत बेचता है, तो वही बीजेपी वाला का भी वही है। उसको करना कुछ नहीं है, लेकिन सांप दिखा के, भय दिखा के, उस पार्टी का डर दिखा के वोट लेना है। उसी तरह राहुल गांधी भी करते हैं, SIR के नाम पे पोलराइजेशन करते हैं। दोनों का मोटो एक ही है। इसका जो तो है, मेरा अब अगले सवाल पे आइए। लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा सरकार, जनता की सरकार और जनता के लिए सरकार। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र का अभी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, मेरा पूरा प्रश्न सुन लीजिए जी। जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार और जनता के द्वारा सरकार, और ये तीनों अधिकार एक शक्ति ही है जनता के पास, वो है उसका वोट। अगर वही उसका नाम अगर वोटर लिस्ट से हट गया या हटा दिया गया तो जनता तो अपने संवैधानिक से सबसे बड़ा अधिकार है उसी से वंचित हो गई, तो रियल डेमोक्रेसी कैसे होगी? अगर आप मेरा पूरा जवाब सुनेंगे तो आपको सलाह अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। पहला बात कि आपने सवाल जो पब्लिक को समझाना है। बस पब्लिक को ये समझना है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ये कहा हो आगे कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम था। 1000 आदमी है, मेरे ऑफिस में भी है। 1000 आदमी है तो मेरे ऑफिस में भी कई आदमी मिल देखिए, जाएंगे। उसका जो प्रक्रिया था, पहला तो क्या है ना कि केंद्र सरकार का जो ये टाइमिंग था SIR का, अगर SIR का जो टाइमिंग था वो गलत था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन देखिए, में आप बिहार की पब्लिक से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो डेली अपना ऑनलाइन जाके चेक करे। इतना पढ़ा लिखा बिहार होता तो दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ दिया। मैंने तो वही कहा ना कि टाइमिंग, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 40% आदमी जो है गरीब तबके का, वो किसी न किसी स्टेट में काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा लेने के पलायन हो, रोजगार के लिए पलायन हो। और शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐसे समय में आप SIR का किए लोग। अच्छा, उसके बाद भी इतना इसमें क्लिंच सिस्टम था कि जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि हमको 3 बार दौड़ना पड़ा कि अपने वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए। एक सेकंड रुकिएगा मेरे साथ। संविधान ये कहता है कि सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को उसका वोट का अधिकार मिले। निश्चित। ये मतदाताओं का काम नहीं है कि वो घर घर जाए या वोट सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगाए और अपना वोट का अधिकार मांगे। ये इंडियन डेमोक्रेसी के 80 साल का इतिहास नहीं है, और आज तक सरकार नहीं। मैं आपको याद दिला देता हूँ, 1952 में जब पहली बार वोटर लिस्ट बनी थी, उस समय भारत बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। दुनिया में ये चर्चा थी कि क्या भारत सब वोटर लिस्ट बना पाएगा, लेकिन उस समय की सरकार ने वो कारनामा कर दिखाया। लोगों के घर घर तक चुनाव आयोग गया, एक एक नाम जोड़ा गया, सबकी जांच की गई और उसके बाद वोटर लिस्ट बनी, जो एक ऐतिहासिक है। आज तो बहुत हाई टेक ज़माना है, चुनाव आयोग के पास सारे साधन हैं, पावर हैं, पैसा है, रिसोर्सेस है। उसका दायित्व है कि घर घर जाके जेन्युइन मतदाताओं को ढूंढ कर उसका नाम डाले, न कि मतदाता वोटर ERO के BLO के चक्कर लगाए, वो रोज ऑनलाइन जाके चेक करे। ये मतदाताओं का काम ही नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। तो मतदाता बेचारा करे तो क्या करे? वही दिक्कत है ना कि मैंने क्या कहा कि इसका जो है ना दो मतलब क्या है कि इसका सरकार का एक इसमें हिडन एजेंडा था कि लोग इस उहाफों में कुछ लोगों का नाम कट जाएगा, बस यही था। इसका जब विरोध हुआ तो उसमें कुछ जो है सिंप्लीफिकेशन किया गया, लेकिन जो टाइम था, टाइम फ्रेम के अंदर सिंप्लीफिकेशन का फायदा लोग नहीं उठा पाए। तो इसमें सरकार की मंशा गलत थी, और साथ ही साथ जो विपक्षियों ने इनका जो विरोध किया जिस ढंग से, वो उसकी भी मंशा सही नहीं थी। एक सेकेंड, अगला मुद्दा है लेवल प्लेइंग फील्ड। सत्यनारायण शर्मा जी से मैं रखा, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अगर चुनाव 2 पक्षों में या कई पार्टियों में होता है, सबको समान अवसर, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको बोलते हैं, बराबर का अवसर मिले। लेकिन आज क्या आपको लगता है कि हमारे देश में चुनाव के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड है? सभी पार्टियों को समान अवसर, समान रिसोर्सेस मिल रहे हैं? सही कहा आपने। पिछले 2-3 दशकों में बहुत ही माने चुनाव आयोग या कहें या केंद्र सरकार कहें, छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है आम जनता में। लेकिन सवाल एक और भी उठता है कि हम सरकार पर को दोषी ठहराते हैं,
जब तक ये गठबंधन की राजनीति चलेगी देश में, तब तक मेरा मानना है ये छवि धूमिली रहेगी, कभी भी इस प्रक्रिया में सुधार नहीं आ सकता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसके लिए कुछ सुधार की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल करता हूँ। और सबसे बड़ा सुधार तभी होगा जिस दिन एक गठबंधन की राजनीति खत्म होने पर इसका सुधार होगा, मेरा मानना है। लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके विक्टर झा, आपका जी। क्या मानना है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि राजनीति जो भी व्यवस्था है, इलेक्शन एक धोखा है, कंप्लीट रूप से कह सकते हैं कि चुनाव ही धोखा है। चुनाव को इस तरह कर दिया गया है हर राजनीतिक दल ने, जैसे आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन कुछ फिक्स किया है कि आप एक पार्टी को कि इतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये सब बकवास है, ये सब कागजी खेल है। तो चुनाव एक धोखा है और हर राजनीतिक दल इस चीज़ को समझ गया है और चुनाव को इतना खर्चीला बना दिया गया है कि सामान्य आदमी, एक सामान्य घर का जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो समाज के लिए मरता हो, वो इस चुनाव में पार्टिसिपेशन उसका हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ अब तो पार्टी के अंदर जो क्राइटेरिया बन गया है कि आप देख लीजिए कि कोई भी पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो जिसके पास पैसे हैं वो आप देखेंगे शहीद चौक से लेके महमूद चौक तक बड़ा बड़ा एक एक होर्डिंग 20,000 का टांग देता है। हर चौक चौराहा पे पोल पे जिधर आपका नज़र जाएगा होर्डिंग टांग देता है। तो वैसे में क्या होता है कि एक जो सामान्य कार्यकर्ता है वो जो है दब जाता है। और हर पार्टी का ये एक मोटिव होता है कि जो धनी लोग हैं, और अभी जो इलेक्शन में 2025 में जिसको टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसमें से कोई भी दल का एक भी आदमी ऐसा नहीं है, कुछ अगर इसमें एक्सेप्शन बीजेपी के लोग हैं जो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं, लेकिन अगर दूसरे दल के देखेंगे तो मैक्सिमम लगेगा कि जिसके पास धन बल है, जाति बल है, बाहुबल है, वैसे लोगों को ही टिकट दिया गया है। मेरा सवाल थोड़ा अलग था, फिर भी आपने भी जो मुद्दा उठाया वो भी महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल था कि जो दो पार्टियां, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई या दो पक्ष विपक्ष जो है, दोनों के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं? फिर भी आपने एक और बात कहा कि पार्टी के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबको समान अवसर नहीं है, पैसे वालों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं। आपका यार, आपको मैं बताता हूँ, मेरा नाम विक्टर झा है। हमको लगता है कि 25 वर्षों से मैं जब से सोशल एक्टिविज्म में आया हूँ, आप कवर करते हैं, आप न्यूज़ बनाते हैं। मेरा नाम अगर विक्टर झा के बदले विक्टर आलम होता, मेरा नाम विक्टर झा के बदले अगर विक्टर माझी होता तो मैं पूरे भारत का बड़ा नेता होता, या फिर मेरे पास अगर बहुत बड़े पैसे कैपिटलिस्ट होते तो आज हम चुनाव बिहार में या भारत में कहीं और मेरा जो है रूप होता। और आपको एक चीज़ कहना चाह रहे हैं जो इस चीज़ में आप छूट रहा है, या हो सकता है आने वाले अगले सवाल में आप इस चीज़ को रखेंगे। मेरा एक चीज़ है कि जैसे आप एक कन्हैया कुमार है, भारत में एक उदाहरण है जो अभी हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, जो बिहार के ही हैं। तो कन्हैया कुमार को जिस दिन वो सो कॉल्ड भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो बोले हैं या नहीं बोले हैं इससे मतलब नहीं है, ये तो अभी अंडर जो है सब जुडिस है। लेकिन इसी नैरेटिव से, इसी स्लोगन से कन्हैया कुमार बनता है, और कन्हैया कुमार का आज वो कद है जो हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। आप जवाब से भटक जाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसका व्यक्तिगत किसी का बात उसी नहीं में है। मेरा जवाब है। नहीं, ये हमने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो पार्टियों के बीच होना चाहिए वो है या नहीं। अब व्यक्तिगत किसी पे हम लोग राजनीति पे बात कर रहे हैं, किसी व्यक्तिगत पे पर्सन की राजनीति की बात नहीं कर रहे। चलिए अगला सवाल, मेरा अगला सवाल ले लेते हैं कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं और मीडिया के बारे में कहा जाता है कि दो भाग में बढ़ गया, गोदी मीडिया, पमेलियन मीडिया, व्हाटएवर जो भी है। और कुछ जो गिने चुने पत्रकार हैं जो आज भी हिम्मत करके लिखते हैं। संवैधानिक संस्थाओं में जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, व्हाटएवर, क्या आपको लगता है कि सच में इनको ये अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं? इनको निभाना चाहिए। सत्यनारायण शर्मा जी। पिछले 2 दशकों से ये देखने को मिल रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं वो संदेह के दायरे में आ चुकी है। खासकर पिछले 1 दशक में तो बहुत ज़्यादा संदेह के दायरे में आ चुकी है। जनता को बिल्कुल भी इन संस्थाओं पर विश्वास नहीं बचा है। आज ऐसा माहौल बना दिया गया
कि कई राज्यों में चुनाव होते हैं, चुनाव के समय में ईडी और सीबीआई वहाँ सक्रिय हो जाती है विरोधी दल के नेताओं पर। इससे ये आरोप की पुष्टि होती है कि ये संस्थाएं बिल्कुल पक्षपात कर रही हैं और लोकतंत्र में ये बहुत खराब हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा ही गलत होती जा रही है इन संस्थाओं के कारण। जनता आखिर में जाए तो कहाँ जाए, ये चिंता का विषय है। आप मानते हैं कि मीडिया भी दो भाग में बटी हुई है, जो मीडिया को अपना रोल निभाना चाहिए वो नहीं निभा रही है, और ईडी और सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्था को भी निष्पक्ष काम करना चाहिए। आप विक्टर जी, आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, इसमें दो चीज़ है। पहला तो मीडिया है। मीडिया निश्चित तौर पे जो है मीडिया का जो एक तो बड़ी मीडिया है और एक छोटा मीडिया है जिसमें यूट्यूबर तरीके लोग आ जाते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी छोटे मीडिया हैं वो मीडिया को एक प्रोफेशन के तौर पे जो है मैक्सिमम लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। उनको जहाँ से ऐड मिलेगा, जहाँ से एनर्जी मिलेगा, उसके लिए वो काम करते हैं। आज कटिहार जैसे छोटे जगह पे भी उदाहरण ले सकते हैं। और अगर बड़े चैनल को आप देखते हैं तो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर जो है आजकल जब स्वतंत्र रूप से नहीं होके कॉरपोरेट जो लोग हैं वो मीडिया को परचेज किए हैं, तो निश्चित तौर पे वो प्रभावित करते हैं। रुकिए, यहाँ हम मान के चलें कि मीडिया को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो नहीं निभा पा रही है। मीडिया जो है एक आप कह सकते हैं कि कुछ मीडिया ऐसे हैं, एक आध % जो कि निष्पक्ष रूप से निभाना भी अगर ज़्यादातर मीडिया की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग तो बिके हुए हैं ना, या तो इस पक्ष में या उस पक्ष में है, और जो अगर जो न्यूट्रल हैं तो उनकी बातों को कौन सुन रहा है, उसका टीआरपी ही नहीं है। कुछ लोग हैं गिने चुने, उनके लोगों को देखते हैं, लेकिन वो जो एक प्रभावित कर सकते हैं लोगों को, वो नहीं हो पाता है। और अगर फिर इसके दूसरा आपका जो सवाल था, और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक संस्थाएं हैं तो उनका दुरुपयोग हर सरकार करती है। अगर आज हम भी सरकार में अगर आएंगे तो हम अपने ढंग से उसको उपयोग करेंगे। ये तो चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रहा हो या जो वर्तमान सरकार है। मेरा ये आरोप किसी व्यक्तिगत सरकार पे है ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द गवर्नमेंट। जो प्रोसेस है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, अदर कांग्रेस हो, नीतीश हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं है। जो प्रोसेस है वो गलत मानते हैं। निश्चित तौर पे जो भी सरकार है, जो भी सरकार अभी तक आई है या जो सरकार आएगी, वो संवैधानिक संस्थाओं को अपने ढंग से यूज करेगा। यानी कुछ सुधार की जरूरत है इसमें, एकदम निश्चित तौर पे। ये ठीक हमारी कुछ समस्याएं जो मोटे मोटे तौर पे हमने बात की, लेकिन अब इसके अगले हिस्से में हम चलते हैं कि इनको राजनीति को कम से कम कोशिश से कैसे सुधारा जा सकता है। सब कुछ अच्छा हो एक बार में तो संभव नहीं है, फिर भी कोशिशें तो की जा सकती है, और कहा भी गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस कोशिश में क्या करना चाहिए, आपके क्या सुझाव हैं सत्यनारायण शर्मा जी? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में अभी तक जो भी समस्याओं पे बात हम कर चुके, सुझाव बताइएगा कि कैसे सुधरे। जन स्वराज अभियान जिन मुद्दों को लेकर आया है, सुधार के ही मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों के पर आगे चलकर हम लोग सुधार सकते हैं। जन स्वराज का है कि जात पात से उठकर पढ़े लिखे को लोगों को जन स्वराज का पहले है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन नहीं किया। बिहार में 4 दशक के बाद 243 ठीक है, एक मुद्दा बोलते चलिए, खाली मुद्दा बोलिए। गठबंधन नहीं करेंगे। दूसरा विजन पर राजनीति हो, चुनाव लड़ा जाए, विजन पर लड़ा जाए, मुद्दों पर लड़ा जाए। और पहले की जितनी पार्टियां हैं अपने अपने मुद्दों पर लड़े, चुनाव नहीं लड़ती थी। वो लड़ती थी अपने स्वार्थ के हिस्से पर। लेकिन हमारा जनस्वराज का जो मुद्दा है वो वास्तव में बिहार के हित के लिए है, और अभी हम बिहार की बात करते हैं। मुद्दों पर ही लड़ाई लड़ी जाए, तब आगे चलकर बिहार में निश्चित रूप से सुधार होगा। और बिहार में जब सुधार होगा तो आपने पहले भी कहा है कि बिहार से ही लड़ाई दिल्ली तक पहुंचती है, वो दिल्ली तक पहुंचेगी। आप बोले विक्टर जी, आप क्या सुझाव? ये 2 स्तर पे किया जा सकता है। पहला है कि संवैधानिक स्तर पे जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा
प्रोग्राम सेट करना होगा, चुनाव प्रणाली में सुधार करना होगा कि ये जो खरीद फरोख्त होता है हॉर्स ट्रेडिंग, या लोग जो है टिकट पैसे से देते हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। इसके बहुत से विकल्प हैं, उस पर काम करना होगा। दूसरा कि जो हमारा वोटर है, वोटर भी ये इस चीज़ को सुधार कर सकता है, खास करके यूथ। जैसे हमारे बिहार का यूथ है, हमेशा पलायन, शिक्षा या कोई भी बात होता है तो प्रोटेस्ट करने के लिए पटना पहुंचते हैं, लाठी खाता है, और फिर वही उसी को देखते हैं बहुत से लोगों को कि अभी किसी न किसी पार्टी का पिछलग्गू बना हुआ है। तो यूथ से मेरा अपील है कि इसको आप अपने स्तर पे भी ठीक कर सकते हैं। 4.5 वर्ष जिस चीज़ को आप कोसते हैं, जिस नेता को आप गाली देते हैं, वही नेता अगर आपके यहाँ आता है और फॉर्चूनर में बैठा लिया, 2 बार हाथ पीठ में रख के कह दिया कि हाल भद्दो सब ठीक है ना, तो आप बौराने लगते हैं। विक्टर जी, मेरा कि आप सुझाव दीजिए, क्या आप पब्लिक की कमी को मत गिनाइए, आप सुझाव दीजिए कि कैसे सुधार। यूथ को सुधरना होगा। यूथ जिस दिन सुधर तो गया, अगर जनता सुधरी गई तब तो फिर देश अपने आप सुधर जाएगा जी। संवैधानिक तौर पे क्या सुधार होना चाहिए? संवैधानिक तौर पे यही है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको पार्टी, जैसे अभी गठबंधन की राजनीति है और हॉर्स ट्रेडिंग है, जैसे कोई अगर वीआईपी पार्टी से जीत के आएगा, वो अगले दिन अगर 4 विधायक जीत के आ गया तो कहीं एनडीए में न सट जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए पॉलिसी का जो है सेट करना होगा। और पॉलिसी ऐसा सेट करना होगा कि ये जो खरीद फरोख्त है या फिर जो है नीतियों से समझौता करता है हर राजनीतिक दल, जैसे हम अभी किसी मान लिया जाए वीआईपी पार्टी को अगर वोट कास्ट करेंगे तो हमने अपने संवैधानिक मत का जो है प्रयोग किया वीआईपी पार्टी के सिद्धांत को देख के, और कल को वो जो जाके अगर एनडीए में जाके सट गया, मंत्री बन गया, तो मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन होगा। इस चीज़ का निगरानी जो है इलेक्शन कमिश्नर को करना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव अगर है। इलेक्शन कमिश्नर ही मैनेज हो जाए तो कैसे हो? नहीं, इलेक्शन कमीशन मैंने उसका जो जैसे आप किसी चीज़ का आज तो नियमावली ज्ञानेश बनाते हैं। कुमार पे तो राहुल गांधी ने यही आरोप लगाए ना कि वो मोदी जी अमित शाह के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, यही तो आरोप है। और ये इसी का जनता सफ़र कर रही है। देखिए, आरोप कोई लगाए, सही है गलत सेकेंडरी मैटर है। हु इज सफरिंग? द पीपल्स आर सफरिंग। तो वो आप बताइए कि आपकी सलाह क्या कि जनता निश्चिंत हो। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ तो वही है, अगर जनता जिस दिन जग गई, और हमको ये उम्मीद है। आप जन आंदोलन की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ संविधान सुधार। तो संविधान को कौन करेगा? फिर वही ना करेंगे। क्या सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए जो गठबंधन की राजनीति है और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, पार्टी का कभी जब मन हुआ इस दल को गिरा दिए, उस दल के साथ सट गए, ये जो पॉलिसी जो है इसको निर्धारित करना होगा, नियमावली बनाना होगा। चलिए, आपने बताया, लेकिन मेरे पास मेरे अपने जो निजी विचार हैं, 4 सुझाव हैं, मैं हम दोनों सोशल एक्टिविस्ट के सामने रखता हूं। आप इनसे कितने सहमत हैं नहीं आप बताएंगे। पहला सुझाव मेरा है कि भारत के संविधान में ये नियम होना चाहिए, कोई भी नेता, कोई भी प्रत्याशी, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक और सांसद 2 टर्म से ज़्यादा सांसद या विधायक नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर 10 सुन लीजिए, पूरे 4 सुझाव सुन लीजिए फिर बोलिएगा। कारण कि अमेरिकन पॉलिसी में भी ऐसा ही है कि 2 बार से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता वहाँ भी। भारत में क्या है कि 40 साल तक एक ही आदमी जीत रहा, जीते जा रहा, भले ही उसका बेटा दोबारा चुने, लेकिन खुद ही 20 साल, 30 साल, 40 साल से एक ही पद पे बैठा हुआ। नई युवा पीढ़ी नहीं आ पाती है, नंबर 1। उससे दूसरा दिक्कत क्या होती है, अगर वो 20-25 साल जीत गया ना तो उसकी एनर्जी शिथिल हो जाती है। उसको लगता है कि ये तो मेरा बपोती सीट है, लोग तो वोट देवे करेगा, काम करने की तमन्ना खत्म हो जाती है, देश का विकास रुक जाता है, लोगों के पास नई सोच नहीं आ पाती है, बाकी कार्यकर्ता झोला ढोते रह जाते हैं। ये एक सुझाव है। इसलिए मेरा सुझाव कि भारत के संविधान में भी अमेरिकन तर्ज पे 2 टर्म से ज़्यादा आप किसी पद पे बने नहीं रह सकते हैं। नंबर 2 कि हमारे यहाँ एक क्लर्क बनने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, पूरी पढ़ाई लिखाई चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए 0 अगर अनपढ़ भी है तो चाहिए। तो ये भी नियम बनना चाहिए कि एक क्वालिफिकेशन हो और एक ट्रेनिंग पीरियड हो उसका। हालांकि इससे एक दूसरा हिस्सा भी दिखता है कि अगर इससे भारत अशिक्षित है तो अशिक्षित लोगों का अधिकार छीन जाता है, लेकिन देश के विकास के लिए ज़रूरी है। अब देश में शिक्षा का बड़ा कार्यक्रम चलाए
और एक मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए कि देश संचालन के लिए आपके पास इतना पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सारा ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वहाँ के निचले अधिकारी है उनको गुमराह करके किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। ये मेरा दूसरा सुझाव। तीसरा, बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव के समय आती है, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, कई नाम हैं, आजकल तो चला वो तेजस्वी प्रण पत्र, बड़े बड़े पत्र लेके आती है। इतना पैसा फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर फलना में देंगे, 10,000 50,000 लाखों रुपया दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। जबकि अब कि हम बिहार की ही बात करें तो जो दोनों पार्टियों ने, गठबंधन ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं, दूर दूर तक इसकी पूरी होने की संभावना नहीं है। लेकिन लोगों को, शिक्षित कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको गुमराह करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको ये लालच देने के लिए संकल्प पत्र बना देते हैं, घोषणा पत्र बना देते हैं। सुझाव मेरा ये है, कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाने जारी करने के पहले उसको सर्टिफाइड तरीके से ये प्रूफ करना होगा कि वो अपनी योजना को कैसे लागू करेगा, उसके पास डाटाबेस क्या है, इसके लिए वो क्या योजना लाएगा, काम कैसे करेगा और कितने समय में पूरा करेगा, और उसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग से उस घोषणा पत्र को जांच करा के अप्रूवल लेना चाहिए। कुछ भी नहीं कि कुछ भी आके बोल दिया, अरे हम आपको घर से दो ना, कि हम ही को अगर मंत्री बनना है, हम बोलेंगे हम हर आदमी को 10-10 लाख रुपया देंगे, 1-1 करोड़ रुपया देंगे। जैसे 15-15 लाख का बात 2014 में मंत्री मोदी जी ने भी कहा था, न तो मिला न कुछ हुआ। तो कुछ भी आप घोषणा कीजिए, आपको जो मन है, बट यू हैव टू सर्टिफाइड दैट कि आप हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके पास योजना क्या है, पैसा कहाँ से लाएंगे और इसको लागू कैसे करेंगे और कितने दिनों के अंदर करेंगे। ये तीसरा है। चौथा, देश की जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, मीडिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स और मीडिया हो, ज़्यादातर इन्हीं की चर्चा होती है लेवल प्लेइंग फील्ड में। इनके जो चीफ जो होते हैं ऑफिसर, जो टॉप के 3-4 ऑफिसर होते हैं, इनकी नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सरकार का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। अगर इनकी नियुक्ति में एक नया ऐसा नियम बने, कमेटी बने, जिसमें जनरल पढ़े लिखे लोग भी हों और 7 या 11 आदमी की कमेटी बने, विपक्ष के लोग भी हों, गवर्नमेंट के भी लोग भी हों, तो अच्छे और बेहतर लोगों को यहाँ नियुक्त किया जा सकता है। और अगर वे यहाँ लोग निष्पक्ष और पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग को नियुक्ति होती है तो वे सरकार के खौफ से डरेंगे नहीं, निष्पक्ष रूप होकर काम करेंगे, हमारा देश बेहतर चलेगा। मीडिया भी अपना रोल निभा पाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इंग्लैंड में, यूके में मीडिया के लिए एक अलग से बजट होता है, सरकार का वो संविधान में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एमपी के लिए, एमएलए के लिए, जुडिशरी के लिए फंड है, यहाँ मीडिया के लिए कोई फंड नहीं है। सरकार जिसको प्रचार देगी, जो इसकी बात मानेगा, उसको एडवर्टीजमेंट देगी, वो उसको पैसा मिलेगा तो उसका चैनल चलेगा, करोड़ों का उनका खर्चा है। अगर आप उसके हिसाब से एनटी में खबर चलाएंगे तो वो आपको विज्ञापन नहीं देंगी, उसका खर्चा नहीं निकलेगा। तो यहाँ मीडिया पे आरोप लगते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आरोप लगाना आसान है, लेकिन मीडिया की भी कहीं ना कहीं ये मजबूरी हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है। तो प्रोसेस ये भी होना चाहिए कि बड़े बड़े जो संवैधानिक इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके अधिकारियों की नियुक्ति निष्पक्ष ट्रांसपेरेंसी तरीके से समान अधिकारों के साथ हो। दूसरा, मीडिया का रोल भी संविधान में ऐसा हो कि जो भी रजिस्टर्ड मीडिया है, चाहे वो पेपर हो, प्रेस हो, चैनल हो, सेटेलाइट चैनल हो, व्हाटएवर जो भी हो, उनको सरकार की ओर से बराबर फंड मिले, इस संविधान में उनका राइट हो। तो शायद हो सकता है कि कोई भी सरकार गलत कदम उठाने के पहले लाख बार सोचेगी। ये मेरे पर्सनल 4 सुझाव हैं। अगर इन चारों को लागू हो कर दिया जाए देश में, तो न मेरे को पूरा भरोसा है कि 80% ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात आप कर रहे हैं, खरीद बिक्री टिकट की बात कर रहे हैं, सब कुछ दूर हो जाएगा। अब आप बताएंगे शर्मा जी, अब मेरे सुझाव से आप कितने सहमत हैं? आपके प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूँ। वो फिर मैं आपकी जानकारी में बता दूँ कि जनस्वराज का जो संविधान बना है, उसमें आपके पहला प्रस्ताव कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, और दूसरा प्रस्ताव शिक्षा वाला, उस पर भी एक लाइन दी गई है कि
10th पास कम से कम राजनीति में रहना चाहिए, क्योंकि अशिक्षित बिहार में हम लोग इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, जबकि हमारे हाँ, समर्थकों ने एक मिनिमम क्राइटेरिया है ना। जी बिल्कुल है। और तीसरा, आपको इसके मीडिया को फायदा, और सरकार शायद आपको जानकारी, प्रशांत जी ने कई बार कई चैनलों पर चर्चा की है कि बीजेपी से 2015 में छोड़ करके प्रशांत जी क्यों आए थे। वो एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे, उसी व्यवस्था को उनकी बात नहीं मानी गई। जब सरकार बनने के पहले मोदी जी ने कहा था कि ये व्यवस्था बन जाएगी, वो व्यवस्था नहीं बनाई गई, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके अपना अलग काम शुरू किया था। आप मेरे इन सुझावों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। विक्टर जी? आपके सुझाव से 100% सहमत हैं। और काश ये जो है अमेंडमेंट हो पार्लियामेंट में, और जो हमारा इलेक्शन कमीशन हो उसके जिम्मे ये जिम्मेदारी दी जाए। और आपने जो कहा, काश अगर वैसा बन जाए तो निश्चित तौर से हमारा जो चुनावी जो व्यवस्था है, चुनाव प्रणाली जो है, और चुनाव प्रणाली जब ठीक होगा तो राजनीतिक जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी बाध्यता होगी कि वो जो आप जो क्राइटेरिया बता रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर आप क्वालिफिकेशन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके अंदर में जो सेक्रेटरी है, अपर सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। और आपके उसके साथ साथ आप जो मीडिया वाले चीज़ पे कहा, बहुत अच्छा सुझाव है। ये भी मेरा है कि कोई भी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के पहले आपको बताना होगा कि आप कैसे certify निश्चित तौर पे अगर चुनाव इलेक्शन कमीशन आप भी इस तो चीज़- क्या, आप मुख्यमंत्री का एक पार्टी चलाते हैं, बोल दीजिएगा हम हर कैंडिडेट को हर महीने 1 लाख देंगे, हर पब्लिक को। बहुत पहले अच्छा। जीत जाइएगा, बाद में दीजिए चाहे मत दीजिए। और ऐसा देखने को भी मिला, बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया, वो जो घोषणा की उसको पैसा कुछ दिया ही नहीं। जी। लेकिन चलिए, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट होल द कंट्री, पूरी कंट्री के बाद। जी जी। अगर ये सब हो जाए तो किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे निश्चित तौर पे रेडिकल चेंजेज होगा, निश्चित तौर पे। तो मेरी आप दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं से, केबीसी का ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो राजनेता जो स्वस्थ राजनीति चाहते हैं, जो सामाजिक करते हैं, जो इच्छुक जागरूक लोग हैं, जो अपने विचारों को जागरूक रखते हैं, किसी पक्ष में नहीं है, उनसे अपील है कि इन 4 सुझावों को आप भी समझें और हो सके तो अपनी आवाज़ को आज से बुलंद करने की कोशिश करें। और अगर सब मिलके बुलंद करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे हेल्दी, सबसे मजबूत, सबसे बड़ा तो है ही, सबसे हेल्दी और सबसे मजबूत लोकतंत्र भी होगा। धन्यवाद। आप दोनों मेहमान आए, सत्यनारायण शर्मा जी, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्टर झा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने भी बहुत दूर से, आप मनिहारी से आए और कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।